वेलकम टू माई चैनल माइंड बूस्टर। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एंड ओवरव्यू, और इन दिस वीडियो वी विल सी आर अपकमिंग टॉपिक्स। सो गाइस, टिल्ट इन नॉन अलाइनमेंट। टिल्ट का मतलब होता है झुकना या फिर झुकाना। सो गाइस, जैसे कि हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया था, दैट इज़ ना हम यूएस के साइड में जाने वाले थे ना हम सोवियत यूनियन के साइड में जाने वाले थे, लेकिन जो हमारी सिचुएशन चल रही थी एट दैट टाइम, तो जो वेस्टर्न पावर थी थोड़ा हमारे खिलाफ थी। तो एट दैट टाइम सोवियत यूनियन ने हमें हेल्प किया था कि हम वो जो एम्बेरसमेंट है वो फील ना करें। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम सोवियत यूनियन के साथ है या फिर हम यूएस के ख़िलाफ़ है। अगर अब कोई हमारी हेल्प करने के लिए आता है तो हम उसे एम्बेरस फील तो नहीं करवा सकते हैं। तो ये एक इंटरपर्सनल अफेयर्स में एक नॉर्म बन गया, इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो ये नॉर्म कब बना? जब एससी ने डिस्कशन किया था सोवियत मिलिट्री इंटरवेंशन के टाइम हंगेरी 1956 में, तब से। There was an uprising against the Soviet domination of Hungary where the people were in favor of democracy. तो हंगेरी में पीपल थे डेमोक्रेसी के साथ में, लेकिन जो सोवियत यूनियन वहाँ जाके इंटरफेयर करती है और जो प्रो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है उसे हटा के प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे इंस्टॉल करती है। इससे क्या होता है, तो जो जनरल असेंबली होती है तो वो हंगेरियन क्राइसिस के ऊपर डिस्कशन करती है और एक 5 पावर रिजोल्यूशन बुलाती है और कहती है सोवियत यूनियन को कि वो जो उसके ट्रुप्स है उसको विड्रॉ कर ले, लेकिन इंडिया इसके खिलाफ वो रिजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट करती है। तो ये जो अप्रोच था इंडिया का वो वाइडली डिसअप्रूव किया जाता है कंट्री के साथ साथ अब्रॉड में भी। तो लोग सोचते हैं कि इंडिया सपोर्ट कर रही है सोवियत मिलिट्री इंटरवेंशन को, लेकिन नेहरू टुक पेन्स टू एक्सप्लेन रादर अनकन्विंसिंगली दैट द सर्कमस्टांसेस, मतलब नेहरू जी ने काफ़ी ट्राई किया कि वो एक्सप्लेन कर सके कि उन्होंने इसे क्यों अपोज़ किया, क्योंकि इसके रिजोल्यूशन में एक चीज़ ये भी थी कि जब इलेक्शन होंगे हंगेरी में तो वो सुपरविजन किसी यूनाइटेड नेशन के सुपरविजन में होंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि जब उन्होंने कश्मीर इशू लेके गया यूएन के पास तो उसका कोई सॉल्यूशन तो निकला नहीं, तो आगे जाके ये भी हो सकता था कि जो कश्मीर में इलेक्शन करवाए जाएंगे तो वो होंगे यूनाइटेड नेशन के सुपरविजन में। तो दैट्स वाई उन्होंने अपोज किया इस रिजोल्यूशन को। थॉमस ए बेले इन हिज डिप्लोमेटिक हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन पीपल, तो थॉमस ए बेले ने उनकी जो बुक है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन पीपल, उसमें कहा कि जो न्यूट्रल स्टेट है इंडिया जैसा, तो वो भी प्रोटेस्ट करेंगे जो सोवियत यूनियन की ब्रुटैलिटी है उसके खिलाफ। तो गाइस, ये टॉपिक में इतना ही था। अब हम देखेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर वॉर। जो स्ट्रेंथ और वीकनेस थी नॉन अलाइनमेंट की, उसे बाहर निकाला गया नेक्स्ट मेजर क्राइसिस इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, दैट इज़ चाइनीज़ एग्रेशन इन अक्टूबर 1962। तो पीस और जो फ्रेंडशिप थी चाइना और इंडिया के बीच में वो एक कॉर्नरस्टोन बन गई इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। एंड नेहरू जी ने इसे असिस्ट किया उनके फ्रेंड के साथ और डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन। और ये दोनों क्या सोचते थे कि जो इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट है वो पाकिस्तान से, ना कि कम्युनिस्ट चाइना से। तो नेहरू जी ने ट्राई किया कि वो जो ये टेरिटोरियल क्राइसिस है उसे पॉलिटिकल नेगोशिएशन से रिजॉल्व कर ले, ना कि कोई फोर्स यूज़ करके। लेकिन उनको ही डिडंट रियलाइज़ दैट जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है उसे इस टाइम पे ही हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें पॉलिटिकल नेगोशिएशन से ज़्यादा, मतलब उन्होंने चाइना के वॉर के टाइम पॉलिटिकल नेगोशिएशन से बेटर उन्होंने जो मिलिट्री फोर्स है उसे यूज़ करना चाहिए था, तो वो चीज़ नहीं होती थी। दिस हैड लेड हिम टू अप्रोच द यूएन इन रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान प्रॉक्सिमी। तो फिर वो अगेन यूएन के पास गए ये अप्रोच लेके, लेकिन यूएन ने कश्मीर को लेकर, लेकिन यूएन ने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला था। देन 1954 में ही हैड कंसीडर्ड द चाइनीज़ क्लेम ओवर तिब्बत बाय एक्सेप्टिंग इट्स सुज़रेनिटी ओवर इट व्हेन इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर ट्रेड विद द तिबेटियन रीजन ऑफ चाइना। तो इंडिया ने तिबेटियन रीजन जो था चाइना का उसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और जो राइट्स थे, प्रिविलेजेस थे तिब्बत को दिए विदाउट एनी कंसेशन फ्रॉम चाइना। So, the first step towards this direction was taken by China by ousting India's influence in Tibet completely.